हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट टू नॉलेज में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे भारत का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 1 है। ऐसे ही कर करके पार्ट 1 पार्ट 2 अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला है भारत का सुस्वर्ग होगा। दोस्तों, भारत का स्वर्ग प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। दोस्तों, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। दोस्तों, फिर से दोहरा रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और सामवेद में 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अर्थवेद अर्थात ऋषि द्वारा अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस पद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद का है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी ने पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। दोस्तों, अष्टाध्यायी में होगा। दोस्तों, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेसियस। दोस्तों, टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। दोस्तों, टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज। दोस्तों, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। दोस्तों, ये इन सभी सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाह्यान। दोस्तों, यह चीनी यात्रा गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के साम्राज्य एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 साल तक भारत में रहा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुगन। दोस्तों, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। दोस्तों, संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंगसांग। दोस्तों, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों, हेंगसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंगसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया।
यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति शूद्र की बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्रया था। हेंदसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंदसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध था। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंदसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत सिंह, दोस्तों इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। दोस्तों इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। मार्को पोलो, दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मार्को पोलो, दोस्तों यह 13वीं शताब्दी के अंत में पंडय देश की यात्रा पर आया था। दोस्तों मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पंडय देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पंडय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस अगले पार्ट में हम इससे आगे लाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।